हेलो दोस्तों, सोनी एजुकेशन में मैं नारायण मिश्री आप सबका स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम जो है मुगल स्थापत्य कला के बारे में बात करेंगे, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मुगल संस्कृति में हम जो है मुगल स्थापत्य कला की बात जो है आज की इस क्लास में करेंगे। देखिए, मुगल स्थापत्य कला जो है वो ईरान से जो है प्रभावित कला है, ठीक है। यानी पर्सिया से या ईरान से प्रभावित कला जो है, यानी कि इनके स्थापत्य कला में आपको पहली बार आपको क्या दिखेगा कि ईरानी प्रभाव दिखेगा। थोड़े जो है समय तक जो है, यानी बाबर और हुमायूं के समय तक इसमें ईरानी प्रभाव जो है, यानी हम कह सकते हैं ईरानी प्रभाव जो है एक जो है मजबूती के साथ ईरानी प्रभाव देखने को मिलता है। उसके बाद में अकबर के समय हिंदू मुस्लिम समन्वय श्रेणी का जो है विकास होता है। हिंदू और मुस्लिम, ठीक है, हिंदू और मुस्लिम शैली का विकास होता है और उसी के आधार पर जो है स्थापत्यों का निर्माण होता है, इमारतों का निर्माण होता है। तो मुगल स्थापत्य कला अपने आप में एक सर्वश्रेष्ठ जो है हम कह सकते हैं कला थी, जो कहीं ना कहीं ईरान से जो है ज़्यादा प्रभावित थी। तो आज के इस यानी कि हम कहेंगे कि इस क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मुगल स्थापत्य कला। मुगल स्थापत्य कला, जैसे आपको पता है कि इससे पहले मैं आपको छोटा सा बैकग्राउंड देता हूं कि बैकग्राउंड ये है कि इब्राहिम लोदी, ठीक है, इब्राहिम लोदी तथा बाबर के मध्य, ठीक है, बाबर के मध्य, इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य क्या हुआ, बाबर के मध्य पानीपत का युद्ध होता है, प्रथम पानीपत का युद्ध। तो पानीपत का युद्ध होता है, पानीपत का युद्ध कब होता है, पानीपत का युद्ध होता है 1526 में होता है। तो 1526 में जो है पानीपत का युद्ध होता है, यानी लोदी वंश का अंतिम जो शासक होता है, लोदी वंश का अंतिम शासक होता है ये, ठीक है। और यही अंतिम शासक क्या होता है, इस अंतिम शासक की हार हो जाती है, यानी कि ये हार जाता है। इब्राहिम लोदी की क्या होती है, हार होती है दोस्तों। और इब्राहिम लोदी की जब हार होती है तो बाबर ने क्या किया, बाबर ने भारत पर अपना अधिकार जमा लिया। बाबर ने जो है भारत में मुगल काल की शुरुआत करता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो ये जो पानीपत का युद्ध होता है ये भारतीय इतिहास में एक नया जो है आयाम लेकर आता है, एक नया जो है हम कह सकते हैं कि चैप्टर जोड़ते हैं भारत के इतिहास में, जिसको हम मुगल काल के नाम से जान रहे हैं। क्योंकि हमारे इसमें जो है मुगल राजनीतिक नहीं है, यानी कि मुगलों की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में हमारे इस एग्जाम में नहीं पूछा गया है। तो हम क्या बात करेंगे, मुगल जो है सांस्कृतिक के बारे में बात करेंगे। तो मुगल संस्कृति के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमारा जो पहला चैप्टर होगा वो मुगल स्थापत्य कला का होगा, ठीक है। तो मुगल स्थापत्य कला में जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे भारत में जो है मुगलों का आगमन होता है, संस्थापक कौन होता है, यानी कि भारत में मुगलों का जो है हम कह सकते हैं का संस्थापक जो होता है वो बाबर होता है। बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना करता है भारत में, ठीक है। और ये जब भारत में आता है तो भारत में यहाँ से जो है, यानी कि इसी के बाद में जो है भारत में मुगल वंश की शुरुआत मानी जाती है। तो बाबर भारत में मुगल वंश की शुरुआत करता है। तो हम बाबर के द्वारा निर्मित स्थापत्य कला के बारे में बात करेंगे। बाबर, अब देखिए, बाबर 1526 से लेकर 1530 तक रहा, बहुत कम समय बाबर के पास था भारत में। तो इन 4 सालों में बाबर ने जो निर्माण कार्य करवाए उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे बाबर ने जो है, यानी पानी और ये काबुली, ध्यान रखना, पानी और काबुली, ठीक है, काबुली, ठीक है। तो पानी और काबुली भारत में जो है, इसको ऐसे याद करने का एक तरीका है कि बाबर ने पानी पिया और काबुली खाई, ठीक है, काबुली चने खाए, इस तरह से आप याद रख सकते हो। तो पानीपत की काबुली बाग की गुफा का निर्माण, मस्जिद का निर्माण किसने करवाया,
बाबर ने करवाया। तो पानीपत की काबुली बाग की मस्जिद, ठीक है, तो पानीपत की काबुली बाग की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? बाबर ने करवाया। जी हां मेरे दोस्तों, किसने करवाया? बाबर ने कराया। ठीक है, बाबर ने क्या किया? संभल में यानी संभल यानी कि यूपी, बुंदेलखंड का इलाका जो यूपी का है, वहां पर बाबर ने क्या किया? बाबर ने जो है यानी कि वहां पर जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। संभल में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया, जामा मस्जिद का निर्माण करवाया, मस्जिद का निर्माण। तो जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? बाबर ने करवाया। ठीक है, तो पानीपत की काबुली बाग की मस्जिद, संभल में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया बाबर ने। ठीक है मेरे दोस्तों, अब जब हम बात करते हैं, ठीक है, बाबर ने आगरा में, अब बाबर ने सोचा यार पानी पी लिया, जामा मस्जिद की बात कर ली, कुछ तो अपने नाम पर भी काम कर लिया जाए। तो बाबर ने क्या किया? बाबर ने आगरा में यानी कि आगरा में जो है बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। तो आगरा में बाबर ने क्या करवाया? आगरा यानी यूपी, सब जानते हैं हम। ठीक है, आगरा में बाबर ने क्या करवाया? जी हां मेरे दोस्तों, आगरा में बाबर ने जो है बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। तो बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाता है बाबर। तो बाबरी मस्जिद का निर्माण कौन करवाता है? बाबर करवाता है। ठीक है, तो बाबर मस्जिद, और इसमें जो है हम कहते हैं कि बाबरी मस्जिद का निर्माण कौन करवाता है? आगरा में। आपने देखा अयोध्या, ठीक है, अयोध्या अगेन यूपी, ठीक है, अयोध्या में जो है यूपी में अयोध्या में जो है मीर बांकी, बाबर का क्या होता है? सेनापति। मीर बांकी ने बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया, बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। तो कहने का मतलब है ये अयोध्या की मीर बांकी, इसके ऊपर बहुत सारा बवाल रहा। अब जाके यहाँ पर जो है राम मंदिर का निर्माण हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार। ठीक है, तो ये जो मीर बांकी था बाबर का सेनापति, इसने यहाँ बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। तो बाबर के द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे वो आपको याद रखने का एक छोटा सा, पानी और जो है काबुली खाना चाहता था। तो पानीपत की काबुली बाग की मस्जिद जो है वो किसने निर्माण करवाया? वो बाबर ने करवाया। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो पानीपत की काबुली बाग की मस्जिद का निर्माण बाबर करवाता है। संभल यूपी में जामा मस्जिद का निर्माण कौन करवाता है? बाबर करवाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, अगर आगरा की बात करें तो आगरा में बाबरी मस्जिद का निर्माण कौन करवाता है? आगरा में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाता है बाबर करवाता है। और ऐसे ही जो है अयोध्या में मीर बांकी ने बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। तो क्योंकि बाबर ये सोच रहा था कि अब जामा मस्जिद करवा दे, अब तो कुछ अपने नाम का भी करवाया जाए, ताकि लोग जो है आगे वाली जो जनरेशन है वो मुझे याद कैसे रखेगी बादशाह के नाम पर। तो इसने दो जो है अपने नाम की मस्जिदें जो है बनवा दी। एक कहाँ बनवा दी? दोनों ही यूपी में बनाई। तो यूपी के अलग अलग शहरों में बनवाई, एक आगरा में बनाई और दूसरा कहाँ बनाई? अयोध्या में बनाई। एक बाबर ने जो है यानी कि बाग लगवाया। देखो बाबर जो है बाग लगाने का बड़ा शौकीन आदमी था, और उसने कहीं ना कहीं दोस्तों ये भी है कि इसने ये कहा है अपनी किताब में, ठीक है, बाबरनामा में, तुर्की में लिखी हुई, तुर्की भाषा में लिखी हुई किताब, उसमें ये कहा है कि हिंदुस्तान में जो है, हिंदुस्तान के लोग आलसी हैं, हिंदुस्तान में जो है फूल नहीं है, बाग नहीं है, बगीचे नहीं हैं। समरकंद की जो है मुझे बहुत याद आती है यहाँ हिंदुस्तान में। तो कहने का मतलब है बाबर ने आराम बाग का, यानी आगरा में क्या, आराम बाग का निर्माण करवाया, जिसको नूर ए फतेह बाग भी बोला जाता है। आराम बाग का निर्माण, आराम बाग या नूर फतेह बाग का निर्माण करवाया, बाग का निर्माण बाबर ने करवाया। ठीक है, तो आराम बाग या नूर फतेह बाग का निर्माण कौन करवाता है? नूर फतेह बाग का निर्माण कौन करवाता है? बाबर करवाता है। देखिए कि जब बाबर मरा,
यानी कि बाबर की मृत्यु हुई तो बाबर को यहीं दफनाया गया था। फिर बाबर की इच्छा थी कि वो जो है काबुल में उसको दफनाया जाए, तो फिर बाबर को यहाँ से जो है बाबर की अस्थियों को, बाबर को कहाँ दफनाया गया, बाद में बाबर को काबुल में दफनाया गया। पहले बाबर को कहाँ दफनाया गया, तो हम कहेंगे आराम बाग या नूर फतेह बाग का निर्माण बाबर ने करवाया। कहाँ करवाया, आगरा में करवाया। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, आगरा में करवाया, ठीक है। तो ये बाबर द्वारा यानी कि हम कह सकते हैं बाबर द्वारा ये निर्माण किए गए कार्य थे, ठीक है। तो बाबर ने जो है ये निर्माण कार्य भारत में करवाया। और ये जो हम कह सकते हैं कि जो मुगल स्थापत्य था वो हिंदू मुस्लिम जो है हम कह सकते हैं हिंदू मुस्लिम शैली का जो है समन्वय था। हिंदू और मुस्लिम शैली दोनों प्रकार की शैली इसमें जो है हमको मुगल स्थापत्य कला में देखने को मिलती है। कुछ इतिहासकार तो ये कहते हैं कि आपस में ये इतने घुल-मिल गई ये शैली कि इसमें जो है फर्क करना भी जो है बहुत मुश्किल काम हो गया। तो बहुत मुश्किल काम है कि हिंदू मुस्लिम शैली को आपस में जो है फर्क करके जो है डिफाइन किया जाए कि ये शैली हिंदुस्तानियों की शैली है, ये शैली जो है वो मुसलमानों की शैली है, हिंदुओं की शैली ये मुसलमानों की शैली है। ये आपस में जाकर इतनी घुल मिल जाती है कि इनमें आगे फर्क करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, ये इतिहासकारों का कहना है, ठीक है। तो हमने बात की बाबर की, ठीक है। अब हम बात करते हैं बाबर के बाद में उसका पुत्र हुमायूं, ठीक है। हुमायूं भारत का क्या बनता है, शासक बनता है। अब हम बात करते हैं हुमायूं की। हुमायूं देखो आप ये समझो हुमायूं का मतलब क्या होता है, हुमायूं का मतलब होता है भाग्यशाली। क्या है, हुमायूं का मतलब होता है भाग्यशाली, ठीक है। तो हुमायूं जो जितना इसका नाम है उतना ही ये जो है अभाग्यशाली जो है शासक हुआ। और हम कह सकते हैं कि हुमायूं जो है बेसिकली एक ऐसा व्यक्ति था कि जिसको जो है अफगान जो शासक था शेरशाह सूरी जो है अफगान शासक था, इसने जो है यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि हम ये कहेंगे कि शेरशाह सूरी ने जो है हुमायूं को भारत से निष्कासित कर दिया था। और इसने जो है ईरान के शासक के यहाँ पर राजनीतिक शरण ली थी। फिर भी हुमायूं ने जो है दीन पनाह नगर की स्थापना की, दीन पनाह, ठीक है, दीन पनाह नगर की स्थापना की। कई जगह महल आता है पर दीन पनाह नगर की स्थापना कौन करता है, हुमायूं करता है। दीन पनाह नगर की स्थापना करता है हुमायूं, ठीक है। अब हुमायूं ने जो है हुमायूं एक तरह से एक हुमायूं के साथ आफत चलती थी, हुमायूं के जीवन में हमेशा आफत बनी रही शेरशाह सूरी के नाम पर, इसलिए इसको भारत से भागना पड़ा। 15 साल जो है ये भारत से भागकर जो है बाहर रहता है, राजनीतिक शरण लेता है। फिर से ये जो है हम कह सकते हैं अफगानों पर विजय प्राप्त करने में सफल रहा। अपने अंतिम समय में ये फिर से जो है भारत का बादशाह बन जाता है। उससे पहले हुमायूं ने जो कार्य किए वो दोस्तों ऐसे कार्य किए जैसे आपने कहा, अब मैं आपको कह रहा हूं आफत, ठीक है। आफत यानी इससे याद रखना है अपने को, आफत से याद रखना है कि ये एक आफत थी। तो इसने आगरा में मस्जिद का निर्माण करवाया। तो आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण, आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण, ठीक है। तो आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण कराया। इसने एक पूरे शहर की स्थापना की थी, दीन पनाह नगर की स्थापना की, ठीक है। तो ये दीनहीन व्यक्ति था, ऐसे याद रखिए, दीनहीन व्यक्ति था तो इसने दीन पनाह नगर की स्थापना की। ऐसे ही जो है आगरा में जामा मस्जिद की स्थापना की। फिर इसने जो है फतेहाबाद यानी हिसार, ठीक है, हरियाणा में हिसार में इसने क्या किया, फतेहाबाद में हिसार में एक मस्जिद का निर्माण करवाया, मस्जिद का निर्माण यहाँ पर, ठीक है। और जो है दिल्ली के पुराने किले में पुस्तकालय का निर्माण करवाया। तो इसने जो है ये 3 बातें जो है 4 बातें आपको ध्यान रखनी है। तो इसने क्या किया, आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया, ठीक है।
दीन पनाह नगर यानी कि दिल्ली में इसने दीन पनाह नगर की स्थापना की। फतेहाबाद यानी हिसार में एक मस्जिद का निर्माण करा, तो फतेहाबाद की मस्जिद बोला जाता है, फतेहाबाद की मस्जिद का निर्माण करवाता है और ये पुस्तकालय का निर्माण करवाता है पुराने किले में। अब इसी पुराने किले की जो है हम कहते हैं दिल्ली का जो पुराना किला है वो शेरशाह सूरी ने बनवाया था, ठीक है। पर जब ये वापस से उसमें जो है हम कह सकते हैं, और जब वापस से जो है हुमायूं का शासन हो गया था, यानी कि शेरशाह सूरी के मरने के बाद में उसके उत्तराधिकारियों से हुमायूं ने जो है वापस जो है शासन छीन लिया था, और शासन छीनने के बाद में वहां पर एक क्या किया, पुस्तकालय का निर्माण करवाया, ठीक है। अब हम बात करते हैं शेरशाह सूरी। मैंने कहा ना कि एक अफगान रूलर जो है 15 साल तक भारत में जो है शासन करते हैं, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जो है ये 15 साल तक निर्माण कार्य यानी कि 15 साल तक भारत में शासन करते हैं। तो शेरशाह सूरी ने दीनपना शहर को नष्ट करके शेरगढ़ या दीनपना नगर को नष्ट करके वहां पर पुराने किले का निर्माण करवाया। तो इसने क्या किया, दिल्ली में पुराने किले का निर्माण करवाया, दिल्ली में पुराने किले का निर्माण करवाया, पुराने किले का निर्माण करवाया। तो दिल्ली में पुराने किले का निर्माण करवाया। देखिए दोस्तों, दिल्ली में पुराने किले का निर्माण किसने करवाया, शेरशाह सूरी ने। क्या था, ये अफगान जो है शासक था, और इसी अफगान शासक ने हुमायूं को प्रताड़ित किया, और हुमायूं को प्रताड़ित किया तो हुमायूं को जो है भारत छोड़कर जो है ईरान के शासक के यहाँ पनाह लेनी पड़ी। और उस समय जो है शेरशाह सूरी ने कुछ निर्माण कार्य भारत में करवाए। तो इसने दीन पनाह जो शहर जो था उसको जो है यानी क्या करवाया, उसको जो है नष्ट करवा दिया। नष्ट करवा के दोस्तों वहां पर उसने जो है दिल्ली के पुराने किले का निर्माण करवाया। और ऐसा बोला जाता है, ऐसा माना जाता है कि यही जो है दिल्ली है कभी जो है पांडवों की राजधानी रही थी इंद्रप्रस्थ के नाम से, ठीक है। और इसी जगह पर इसने पुराने किले का निर्माण करवाया। अगर हम प्राचीन भारत की बात करें तो दिल्ली जो है पांडवों की राजधानी रही थी दोस्तों। तो किसकी राजधानी रही थी, दिल्ली पांडवों की राजधानी रही थी, ठीक है। और दिल्ली पांडवों की राजधानी रही थी, इंद्रप्रस्थ जो था वो आज का दिल्ली था, ठीक है। और यहाँ पर जो है हम कहेंगे कि जब खुदाई के कार्य, जब भारत सरकार ने इसमें खुदवाई के कार्य किए 1973, 1963, 1973, 1963 में, तो बहुत सारे जो है वस्तुएं मिली। वो वस्तुएं कहीं ना कहीं महाभारत काल से जो है जुड़ती हुई प्रतीत आती है। तो इसका मतलब है कि सिर्फ महाभारत कोई पौराणिक कथा ही नहीं है, महाभारत से जुड़े हुए सबूत आज भी हमको जो है देखने को मिलते हैं। तो बाद में जब मुगल आए तो मुगल काल में जो है यहाँ पर दीनपनाह शहर की स्थापना की गई, किसके द्वारा, हुमायूं के द्वारा। और इसी को जो है शेरशाह सूरी ने क्या किया, नष्ट करके दोस्तों यहाँ पर यानी कि दिल्ली का जो है पुराने किले का निर्माण करवाया, ठीक है। दिल्ली में पुराने किले का निर्माण कराया। इसी में यानी कि इसमें एक मस्जिद का जो है निर्माण करवाया, दीन-ए-कुलह का मस्जिद का निर्माण करवाया। तो दीन-ए-कुलह मस्जिद का निर्माण कराया। तो इस पुराने किले में दीन-ए-कुलह मस्जिद का निर्माण भी करवाया। इसी पुरानी जो है किले के अंदर किसने, शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने शेरगढ़ नामक जो है नगर की स्थापना की। शेरगढ़ नामक यानी कि दिल्ली में जो है शेरगढ़ नगर की स्थापना करता है, शेरगढ़ नगर की स्थापना की, ठीक है। तो ये क्या करता है, शेरगढ़ नगर की स्थापना करता है शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी किसकी स्थापना करता है, शेरगढ़ नगर की, जी हाँ मेरे दोस्तों, स्थापना करता है, दिल्ली में ये स्थापना करता है। तो आपने देखा शेरशाह सूरी ने दिल्ली में पुराने किले का निर्माण करवाया, दीन-ए-कुलह जो मस्जिद है उसका भी निर्माण करवाया, और शेरगढ़ नगर की अपने नाम से एक नगर की स्थापना की। अब इसने अपना मकबरा बनाया। मकबरा यानी कि अपने मकबरे वो होते हैं कि जहां पर जो है
हम कह सकते हैं कि किसी भी शासक को जो है दफनाया जाता है और वहां पर जो दफनाने की जगह होती है उसी को हम क्या कहते हैं, मकबरा। ठीक है, तो इसने अपना मकबरा खुद ने ही तैयार किया था। और ये मकबरा क्या था, ये मकबरा हम कहेंगे कि सासाराम में, बिहार के रोहतास जिले में, यानी कि सासाराम में। तो हम कहेंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यही सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, इसलिए मैं स्टार लगाता हूं, यानी कि स्टार लगा के मैं बता रहा हूं। यानी कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, शेरशाह सूरी का मकबरा, शेरशाह सूरी का मकबरा का जो मकबरा है वो कहां है, मकबरा सासाराम। सासाराम कहां है, बिहार। तो सासाराम बिहार में जो है शेरशाह सूरी का मकबरा है। और ये ऐसा माना जाता है कि जो पुराना किला था, वो दिल्ली का जो पुराना किला है, उसके बाद में इसने जो है शेरशाह सूरी ने अपना मकबरा बनाया। कहाँ बनाया, सासाराम में बनाया। और ये अकबर से पूर्व हिंदू मुस्लिम जो है शैली का जो है मिश्रण कहा जाता है। तो इसको क्या बोला जाता है, अकबर से पूर्व। ठीक है, अकबर से पूर्व हिंदू मुस्लिम, अकबर से पूर्व हिंदू मुस्लिम शैली का मिश्रण माना जाता है, मिश्रण। तो हिंदू मुस्लिम शैली, मिश्रित शैली में बना हुआ यह सासाराम का किला बहुत ही भव्य किला है। इसके अंदर जो हम कह सकते हैं कि जो पिलर है या जो स्तंभ है, वो स्तंभ कहीं ना कहीं हिंदू शैली में बने हुए हैं। और मकबरा बहुत ही सुंदर जो है, यानी कि ये बना हुआ मकबरा कहाँ पर है, यानी कि रोहतास जिला जो है बिहार का, बिहार के रोहतास जिले में शेरशाह सूरी का सासाराम का मकबरा। तो सासाराम का मकबरा कहाँ, यानी कि सासाराम मकबरा ये कहाँ है, सासाराम रोहतास जिले में। तो कहाँ बना हुआ है शेरशाह सूरी का मकबरा, सासाराम में बना हुआ है। और सासाराम कहाँ है, बिहार में है, मैंने आपको बताया। ऐसे ही मैंने आपको बताया कि ये जो मकबरा है ये अकबर से पूर्व हिंदू मुस्लिम श्रेणी का जो है क्या माना जाता है, हिंदू मुस्लिम श्रेणी का क्या माना जाता है, मिश्रण माना जाता है। ये दोनों शैली में बना हुआ है। मैंने आपको दोस्तों क्या कहा, मैंने कहा कि ये जो किला है, ये किला बेसिकली आपको मैं बताऊं कि ये किला जो है दोनों ही पद्धति में जो है बना हुआ है। इससे पहले जितने भी जो भारत में स्थापत्य कला आपको देखने को मिलती है मुगल काल की, तो आप देखो कि बाबर की जो कला थी, यानी कि बाबर ने जो जितने भी स्थापत्य का निर्माण भारत में करवाया है, वो कहीं न कहीं ईरानी शैली से प्रभावित थे। हुमायूं भी ईरानी शैली से प्रभावित ज़्यादा था। और जो है शेरशाह सूरी ने जो है इसमें हिंदू और मुस्लिम शैली का दोनों का जो है यानी कि कॉम्बिनेशन लेकर, मिश्रण लेकर इसका निर्माण करवाया। और अकबर आते आते तो हिंदू मुस्लिम जो है समन्वय का जो है पूरी तरह से विकास यहाँ से अकबर से जो है देखने को मिल जाएगा स्थापत्य कला में। तो स्थापत्य कला में हिंदू मुस्लिम शैली का जो मिश्रण है वो सही रूप से अकबर के समय में चालू होता है। तो इससे पूर्व की झलक हमको कहाँ मिलते हैं, पूर्व की झलक हमको सासाराम के इस किले में मिलती है। एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि हमने बात की दिल्ली में इसने पुराने किले का निर्माण करवाया। तो दिल्ली में क्या करवाया, पुराने किले का निर्माण कराया। दीन ए कुल्हे मस्जिद जो है का भी यहां पर जो है इसने इस मस्जिद का निर्माण इस पुराने किले के अंदर बनवाया। ठीक है, पुराने किले के अंदर एक मस्जिद बनवाई। और ये पुराने किले कहाँ, ये पुराना किला जो है दीन पनाह शहर या दीन पनाह नगर जो हुमायूं द्वारा स्थापित था उसको नष्ट करके इसके ऊपर पुराने किले का निर्माण करवाया। जी हाँ मेरे दोस्तों, क्या करवाया, पुराने किले का निर्माण करवाया और शहरगढ़ नगर की स्थापना की। और इसी ने पाटलिपुत्र का नाम पटना दिया। ठीक है,
इसके समय पाटलिपुत्र को क्या कहने लग गए थे? पटना कहने लग गए थे। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो ये सारी बातें हमने जो है शेरशाह सूरी के बारे में बात की, ठीक है। अब जब हम शेरशाह सूरी की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया था कि हुमायूं जो है, हुमायूं ने इस पुराने, क्योंकि वापस से क्या हुआ, वापस से हुमायूं भारत के जो है सत्ता पर काबिज हो जाता है, भारत का बादशाह बन जाता है, और बादशाह बनता है तो हुमायूं एक दिन जो है इसी यानी कि पुस्तकालय में, पुराने किले की पुस्तकालय में, मैंने कहा पुस्तकालय का निर्माण करवाता है इसके अंदर, तो जब ये सीढ़ियों से उतर रहा था तो अचानक से इसको जो है नमाज की जो है क्या सुनाई देती है, नमाज पढ़ने की आवाज सुनाई देती है। तो हुमायूं के साथ ये था कि हुमायूं जैसे ही नमाज का टाइम होता था, नमाज की आवाज सुनाई देने पर वो वहीं रुक जाता था। तो ये हुआ कि वो चोला पहन के रखा हुआ था, हुमायूं सीढ़ियों से उतर रहा था, अचानक से आवाज उसको सुनाई देती है और उसका जो है, उसकी जो टांग जो है, उसका जो पांव जो है वो चोले के अंदर फंस जाती है, और फंसने से वो जो है पुस्तकालयों की सीढ़ियों से क्या हो जाता है, गिर जाता है। सीढ़ियों से गिर जाता है तो शारीरिक जो है क्षति उसको पहुंचती है, और शारीरिक क्षति पहुंचने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। इसी पुस्तकालय से, पुराने किले के पुस्तकालय से नीचे उतरते वक्त हुमायूं का पैर लड़खड़ाने से, और पैर क्यों लड़खड़ाता है, मैंने आपको बताया कि चोगे में फंस जाने से, यानी चोले में फंस जाने से, उसके पैर फंस जाने से वो लाइब्रेरी की जो है सीढ़ियों से गिर जाता है, और गिरने से उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं कि अब हुमायूं के बाद में जो अब मकबरे बनेंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया कि मकबरे कौन बनाएगा, मतलब कि पुत्र कहीं ना कहीं जो है बाप के मकबरे बनाएगा। तो अब हम बात करेंगे अकबर के काल से, और अब अकबर की बात करते हैं तो अकबर ने जो है अकबर ने कुछ किले बनाए हैं, और उन किले का अकबर ने कम से कम 5 से 6 किले बनाए हैं। तो अकबर ने अजमेर का किला बनाया, अजमेर का किला अकबर द्वारा निर्मित जो किले हैं, अजमेर का किला, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अकबर ने अटक का किला, अटक का किला, ठीक है। अटक यानी सिंध, सिंध में अटक का किला बनाया, ठीक है। इसके बाद में अकबर ने आगरे का किला, आगरा का किला, ठीक है। इसके बाद में अकबर ने जो है इलाहाबाद का किला, इलाहाबाद का किला, और अकबर द्वारा और जो किले बनाए गए थे वो हम ये कहेंगे कि इसके बाद में अकबर ने जो किला बनाया वो किला था लाहौर का किला, लाहौर का किला, और एक और अकबर के द्वारा बनाया जो हम सब जानते हैं, फतेहपुर सीकरी का किला, फतेहपुर सीकरी का किला, ठीक है। तो ये अकबर द्वारा बनाए गए 6 किले थे। उसके बाद में जो है अकबर ने इसके अलावा जो स्थापत्य किला का निर्माण करवाया, तो अकबर द्वारा जो निर्मित किला था वो अजमेर का किला, राजस्थान में मुगलों द्वारा बनाया गया एकमात्र किला जिसका नाम था अजमेर का किला, ठीक है। अटक का किला, आगरा का किला, इलाहाबाद का किला, और लाहौर का किला, फतेहपुर सीकरी का किला, यही वो अजमेर का किला है दोस्तों। जब थॉमस रो भारत में आता है, जिसको कई किताब थॉमस रो बोलती है, थॉमस रो भारत में आता है जहांगीर से मिलने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का हम कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो एक राजदूत भारत में आता है, और उसका नाम क्या होता है, थॉमस रो। जब वो भारत में आता है तो जहांगीर से मिलता है, तब इसी किले में इसकी मुलाकात होती है जहांगीर से, अजमेर के किले में जो है इसकी जहांगीर से मुलाकात होती है। और यही अजमेर का किला कब निर्माण होता है, अजमेर के किले का निर्माण, जी हाँ मेरे दोस्तों, अजमेर के किले का निर्माण होता है कहाँ पर, अजमेर के किले का निर्माण होता है
हम कहेंगे अजमेर के किले का निर्माण जो है अकबर के समय होता है। तो अकबर ने 6 किले बनाए। आ, तो इसका क्या हो गया, आ ई, ठीक है। तो आ ई लाफ, ये आपको याद करने का तरीका आ गया। आ ई लाफ। तो मेरे पे भाई आप ये कहोगे कि हमको आ ई उ ये सीखना है, ठीक है। तो हम जो है अकबर के किले को इस तरह से भी याद कर सकते हैं, आ ई और लाफ। इतना याद होने के बाद में आपको क्या करना है, हंसना है, ठीक है। लाफ मतलब हंसना। तो लाहौर का किला और इस फैज से मतलब हो गया फतेहपुर सीकरी का किला, ठीक है। तो अकबर ने जो है, हम इनके बारे में बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम में, उसके बारे में जैसे अब तक हमने डिटेल से बात की है वैसे ही हम जो है बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं, इससे पहले हम बात करते हैं कि अकबर ने हुमायूं का मकबरा बनाया। क्या बनाया, हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा किसने बनाया, अकबर ने बनाया। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो हुमायूं का मकबरा किसने बनाया, अकबर ने बनाया, ठीक है। और हुमायूं का मकबरा जब अकबर ने बनाया तो मेरे दोस्तों, ठीक है, हुमायूं का मकबरा जो बनाया वो जो है किसकी देखरेख में बना, तो हम कहेंगे यानी कि मिर्जा गयास की देखरेख में बना। तो इसका जो है देखरेख में हम कहेंगे कि देखरेख में किसके बना, मिर्जा गयास की। तो मिर्जा गयास की देखरेख में, मिर्जा गयास, तो मिर्जा गयास की देखरेख में ये मकबरा बनकर तैयार होता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो मिर्जा गयास के जो है देखरेख में ये तैयार होता है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं कि हुमायूं के मकबरे की अगर हम बात करते हैं तो हुमायूं मकबरे का जो है 2 गुंबद शैली का जो है प्रथम मकबरा था। तो 2 गुंबद शैली का प्रथम मकबरा भारत में, 2 गुंबद, दो गुंबद शैली का प्रथम मकबरा। तो 2 गुंबद शैली का प्रथम मकबरा भारत में बनता है मकबरा, ठीक है। तो 2 गुंबद शैली का प्रथम मकबरा ये भारत में बनता है। इसमें जो है 2 गुंबद बने हुए थे इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से क्या बने हुए थे, 2 गुंबद बने हुए थे। तो ये ऐसा मकबरा भारत में पहली बार बना हुआ था। तो 2 गुंबद शैली का ये मकबरा था जो इंडिया में बना था प्रथम बार, ठीक है। और ये किसके देखरेख में बना था, तो मिर्जा गयास की जो है देखरेख में बना हुआ था, ठीक है। तो मिर्जा गयास की देखरेख में ये जो है पूरा का पूरा जो है मकबरा बना हुआ था, ठीक है। और अब हम बात करते हैं कि इसकी अगर मैं बात करूं तो इसके बारे में एक चीज और जो हमको ध्यान रखनी है कि इसका निर्माण कहाँ होता है। तो इसका निर्माण कहाँ होता है, उसका जो निर्माण होता है दिल्ली में होता है, ठीक है। तो इसका निर्माण किसका होता है, दिल्ली में होता है, ठीक है। देखो, अगर अब जैसे अगर मैं बात करूं कि देखरेख में अगर हम इसको यूं कह दें, देखरेख की जगह इसको हम क्या बना देते हैं, स्थापत्यकार, ठीक है। तो स्थापत्यकार जो इसका था, स्थापत्यकार जो था इसका कौन था, मिर्जा गयास था। तो मिर्जा गयास इसका स्थापत्यकार था, कारीगर था, ठीक है। और देखरेख में अगर हम बात करें तो देखरेख में इसको हम अगर कहेंगे तो दोस्तों देखरेख में हम लिखेंगे इसको, देखरेख जो है वो देखरेख इसकी पत्नी थी हाजी बेगम, ठीक है। किसकी, हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम। तो हुमायूं की जो विधवा थी, अकबर की मां मान लीजिए, हुमायूं की विधवा, ठीक है, हुमायूं की विधवा थी हाजी बेगम की देखरेख में बना। इसमें 4 बाग पद्धति का जो है पहली बार जो है निर्माण होता है। ये 4 बाग पद्धति पर निर्मित जो है मकबरा था। तो 4 बाग पद्धति पर निर्मित, 4 बाग पद्धति पर निर्मित मकबरा था।
चार बाग निर्मित पद्धति, चार बाग शैली का या चार बाग शैली लिखें आप, चार बाग शैली पर बना हुआ मकबरा, चार बाग शैली पर बना हुआ मकबरा। तो इसमें क्या था, चार बाग शैली यानी कि इसमें जैसे अगर बना ये दो गुंबद, तो इस तरह से जो है बाग लगे हुए थे चारों दिशा, मतलब कि चार दिशा में, दो दिशा में, यानी कि दो तरफ, जो एक तरफ दो बाग एक तरफ दो बाग, और इसी शैली को क्या बोलते हैं, इसी शैली को बोलते हैं चार बाग पद्धति। क्या बोलते हैं, चार बाग शैली या चार बाग पद्धति बोला जाता है। यानी कि एक दिशा में दो बाग लगे हुए हैं, दूसरी साइड में दो बाग लगे हुए, एक साइड में दो बाग, दूसरी साइड में दो बाग लगे हुए, उद्यान लगे हुए, कहने का मतलब। और इसी शैली को क्या बोला जाता है, चार बाग पद्धति या चार बाग शैली में निर्मित। इसको क्या बोला जाता है, इसको जो है ताजमहल का पूर्वगामी बोला जाता है। कि ताजमहल का पूर्वगामी इमारत भारत में कौन सी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे दिमाग में आ रहा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि यदि आपसे पूछ लिया जाए भारत में ताजमहल की पूर्वगामी इमारत कौन सी है, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा, जी हां मेरे दोस्तों, आपका आंसर होगा हुमायूं का मकबरा, यानी कि हम कह सकते हैं ताजमहल की पूर्वगामी इमारत। ठीक है, तो ताजमहल की पूर्वगामी इमारत ये है हुमायूं का मकबरा। अगर आपका क्वेश्चन आए यहां पर ऐसे कि भारत में ताजमहल की पूर्वगामी का इमारत इनमें से कौन सी है, तो उसमें आता है ऑप्शन हुमायूं का मकबरा। तो आपको ऑप्शन क्या देना है, हुमायूं का मकबरा। ठीक है, और जो है हम अब इस जो है इंपॉर्टेंट जो हुमायूं का मकबरा है, तो इसका निर्माण किसके समय होता है, निर्माण होता है इसका जो है अकबर के समय होता है। तो समय किसके होता है, अकबर के समय निर्माण होता है। तो समय जो है यानी कि हम कह सकते हैं निर्माण किसके समय, निर्माण होता है अकबर के समय में। तो हम अकबर पढ़ रहे हैं तो भूलना नहीं है, अकबर के समय की स्थापत्य के बारे में बात करें, अकबर के समय इसका निर्माण होता है। किसकी देखरेख में होता है, देखरेख हाजी बेगम इस हुमायूं की पत्नी थी, इसकी देखरेख में होते हैं। और कौन इसका स्थापत्यकार कौन होता है, तो स्थापत्यकार मिर्जा गयास होता है। तो मिर्जा गयास का नाम आपको याद रखना है, ये इसका स्थापत्यकार होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहां से आगे, हम बात करते हैं कि अकबर द्वारा निर्मित किले, जैसे मैंने आपको बताया कि अकबर ने 6 किलों का निर्माण करवाया था। जी हां मेरे दोस्तों, कितने किलों का निर्माण करवाया था, अकबर ने जो है 6 किलों का निर्माण करवाया था। अजमेर का किला, अटक का किला, आगरा का किला, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला, फतेहपुर सीकरी का किला। इसको मैंने याद रखने की ट्रिक बताई, तो ये है अपनी ट्रिक छोटी सी, और इसी ट्रिक को अपने को याद करना है, ए आ ई लाफ। ठीक है, ये इतना सा याद रखना, ए आ ई, जैसे ही आपको याद आता है, याद कर लिया, तो आप बचपन में क्या करते थे, हंसते थे, तो आपको क्या, लाफ, तो ये याद रखना, इससे 6 किलो का नाम याद हो जाएगा आपको। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक आगरे के किले के बारे में, बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगरे का किला, इसलिए इसके बारे में हम बात करेंगे। आगरा का किला, आगरा का किला या आगरे का किला। ठीक है, आगरा का जो किला है, ये आगरा का किला जो है अकबर ने बनाया। तो इसका निर्माता यानी कि किसकी, यानी कि अगर हम बात करें तो ये जो है किसकी देखरेख में जो है बना, तो ये कासिम खां की देखरेख में बनता है। जी हां मेरे दोस्तों, ये किसकी देखरेख में बनता है, कासिम खान की देखरेख में। तो देखरेख अगर हम कहेंगे, तो अगर मैं इसका पहला पॉइंट लिखूं तो देखरेख कासिम खान, ठीक है, कासिम खान की देखरेख में बना। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये कासिम खान की देखरेख में बनता है। अब ये जो है ग्वालियर के दुर्ग की तर्ज पर बना हुआ है। ग्वालियर का जो दुर्ग है, ग्वालियर का जो दुर्ग है उसकी तर्ज पर बना हुआ है, ग्वालियर के दुर्ग की तर्ज पर। तो ग्वालियर के दुर्ग की तर्ज पर बना हुआ है, तर्ज पर बना हुआ। ठीक है, तर्ज पर बना हुआ।
तो ये एक किला है जो ग्वालियर की जो दुर्ग है उसकी तर्ज पर बना हुआ है। मैं आपको एक और चीज बताता हूं, यहां पर मुझे याद आ रही है, बाबर जो था, ये बाबर भी जो है भारत में जो है स्थापत्य कला, जिन दुर्ग की बाबर जो प्रशंसा करता है, वो ग्वालियर के दुर्ग को देखकर बाबर बड़ा जो है प्रभावित होता है। और ग्वालियर की दुर्ग की जो है हम कह सकते हैं कि बाबर तारीफ करता है अपनी ही किस्में, अपनी ही किताब तुजुक ए बाबरी में जो है, जो तुर्की भाषा में लिखी गई है, उसकी जो है बाबर जो है ग्वालियर दुर्ग की बड़ी प्रशंसा करता है, उससे बड़ा प्रभावित होता है, इसकी स्थापत्य जो है शैली से बड़ा प्रभावित होता है। अब जो ये स्थापत्य शैली है, इसी स्थापत्य शैली का जो है प्रयोग या इसके जो है तर्ज पर जो है किसका, अकबर किस किले का निर्माण करवाता है? अकबर करवाता है आगरे के किले का निर्माण करवाता है। और किसकी देखरेख में होता है? देखरेख में होता है कासिम खान की। तो कासिम खान की देखरेख में जो है इस किले का निर्माण होता है। अब इस किले में जो है कुछ जो है लाल पत्थरों का जो है बड़ा प्रयोग किया गया है। तो लाल बलुआ पत्थर जो होते हैं, तो लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित ये जो है पूरा दुर्ग था। और शाहजहां ने इसको क्या किया? शाहजहां ने इसको संगमरमर में परिवर्तित कर दिया था। तो अकबर ने जब बनाया था दोस्तों, तो अकबर ने जब इस किले को बनाया तो ये लाल जो है, हम कहेंगे कि ये पूरा का पूरा जो किला था, ये पूरा का पूरा किला क्या था? लाल। किसमें? लाल। तो ये पूरा का पूरा किला जो है हम कहेंगे कि लाल जो है पत्थरों से निर्मित से बना हुआ था। फिर शाहजहां आता है। शाहजहां जो है, शाहजहां एक ऐसा व्यक्ति होता है कि शाहजहां के समय में जो है ये पूरा संगमरमर में परिवर्तित करवा देता है शाहजहां इसको। और शाहजहां ही मुगल काल का स्थापत्य काल का स्वर्णिम युग माना जाता है। तो शाहजहां का काल जो होता है वो मुगल काल के स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग या स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। तो शाहजहां ने भी जो है बहुत सारी चीजों का निर्माण करवाया। और आप और हम सब जानते हैं शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया। तो आप देखिए कि ग्वालियर की दुर्ग की तर्ज पर बना हुआ ये जो है किला था। और किसकी देखरेख में? कासिम खान की देखरेख में बनाया गया था। अब इसमें कुछ महल हैं, ठीक है, जैसे इसमें जहांगीर महल है, ठीक है, जहांगीर महल है, जहांगीर महल, ठीक है। और इसमें जो है कौन सा महल? जहांगीर महल बताया मैंने, ठीक है। इसमें जयपुर भवन है। कौन सा भवन है? जयपुर भवन है। तो जहांगीर महल है, जयपुर भवन है। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है यहां पर हम कह सकते हैं कि इसमें जो है इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो जहांगीर महल है, जयपुर भवन है। ऐसे तो इसमें 500 से ज्यादा इमारतें हैं, ठीक है, इस किले में। तो हमको जो इंपॉर्टेंट जो हमारे एग्जाम में जो सवाल आते हैं उसके बारे में ही हमको जो है बात करनी है, ठीक है। जयपुर महल, जहांगीर महल। अब हम बात करते हैं अकबरी महल। यहां पर एक और महल है जिसका नाम है अकबरी महल। ये इंपॉर्टेंट महल है। आप देखिए कि जब औरंगजेब के समय शिवाजी को नजरबंद किया गया था, तो औरंगजेब के समय जब शिवाजी को जिस किले में नजरबंद किया गया था वो आगरे का किला था। और आगरे के इस जयपुर भवन में ही शिवाजी को क्या किया गया था? नजरबंद किया गया था, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जब औरंगजेब के समय शिवाजी को नजरबंद किया गया था, पुरंदर की संधि के तहत शिवाजी को लाया गया था, ठीक है। तो इनको जो है आगरे के किले में नजरबंद किया। और आगरे के किले में कहां? जयपुर भवन में इनको जो है नजरबंद किया गया था। इसका जो मुख्य दरवाजा है, आगरे किले का जो मुख्य दरवाजा है वो दोस्तों क्या कहलाता है? आगरे के किले का मुख्य दरवाजा जो है दिल्ली दरवाजा कहलाता है। क्या कहलाता है? दिल्ली दरवाजा कहलाता है। तो दिल्ली दरवाजा जो है कहलाता है। तो ये दिल्ली दरवाजा कहलाता है इसका मुख्य द्वार। तो मुख्य द्वार क्या कहलाता है? दिल्ली दरवाजा। मैं यहां लिख देता हूं मुख्य द्वार। तो इस किले का जो मुख्य द्वार है वो क्या कहलाता है? दिल्ली दरवाजा कहलाता है। तो मैं एक बार फिर से बताता हूं, आगरे का किला, ऐसे तो कोई सन आपसे पूछता नहीं है, फिर भी 1565 के करीब जो है आगरे का किले का निर्माण होता है। और आगरे के किले का निर्माण जो है देखरेख कासिम खान जो है आगरे किले का निर्माण करवाता है। इसकी देखरेख में जो है सारा जो है
निर्माण कार्य होता है ग्वालियर के दुर्ग की तर्ज पर बना हुआ है। किसके तर्ज पर बना हुआ है? ग्वालियर का जो हमारा दुर्ग है उसकी ही तर्ज पर यह बना हुआ है आगरे का किला, और जो है लाल बलुआ पत्थरों से बना हुआ है। फिर इसमें जो है इंपॉर्टेंट भवन है तो जहांगीर महल है, जयपुर भवन है, अकबरी महल है, दिल्ली दरवाजा, और इसी में शाहजहां के समय में आपसे बात करूंगा, शाहजहां ने इसको क्या करवाया था, इसको संगमरमर में परिवर्तित करवा दिया था। जो संगमरमर की खान जो हमारे मकराना में, यानी कि मकराना में हमारे जो संगमरमर की खान है, इसका जो है संगमरमर जो है यूज किया गया था, प्रयोग किया गया था। और मार्बल में, जिसको मार्बल कहा जाता है, संगमरमर को क्या कहा जाता है? मार्बल कहा जाता है। और इसी इमारत को क्या कर दिया गया था? मार्बल में परिवर्तित कर दिया गया था। तो जी हाँ मेरे दोस्तों, इस इमारत को किस में परिवर्तित कर दिया गया था? मार्बल में परिवर्तित कर दिया गया था। अब हम बात करते हैं फतेहपुर सीकरी के बारे में। तो फतेहपुर सीकरी के बारे में हम बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी, ठीक है। तो फतेहपुर सीकरी के बारे में हम बात करते हैं, और इसका स्थापत्यकार जो था, स्थापत्यकार हम सब जानते हैं बहाउद्दीन, ठीक है। बहाउद्दीन जो है इसका स्थापत्यकार था। तो हम कहेंगे कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो होता है वो 1570 ईस्वी में होता है। और ये एक इंपॉर्टेंट जो है जगह थी, क्योंकि फतेहपुर सीकरी में जो है शेख सलीम चिश्ती का मकबरे का निर्माण भी कौन करवाता है? इसी में शेख सलीम चिश्ती के मकबरे का निर्माण कौन करवाता है? शेख सलीम चिश्ती मकबरे का निर्माण कौन करवाता है? अकबर करवाता है फतेहपुर सीकरी। देखो फतेहपुर सीकरी ये शेख सलीम चिश्ती का जो है हम कह सकते हैं खानकाह होता है यहाँ पर, यानी हम कह सकते हैं आगरा के पास में ये जगह है फतेहपुर सीकरी, ठीक है। तो फतेहपुर सीकरी जो है शेख सलीम चिश्ती यहाँ निवास स्थान होता है। और अकबर के जो है बहुत समय से जो है पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होती है, ठीक है। तो पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होती है तो ये शेख सलीम चिश्ती के यहाँ पहुँचता है। किसके यहाँ पहुँचता है दोस्तों? तो हम कहेंगे ये शेख सलीम चिश्ती जी के यहाँ पहुँचते हैं। और सलीम चिश्ती के जो है आशीर्वाद से, जी हाँ मेरे दोस्तों, उनके पुण्य प्रताप से, उनके आशीर्वाद से जो है मुराद और जो है सलीम दोनों जो है, सलीम ही क्या होता है? जहांगीर बनता है आगे जाकर। तो मुराद और सलीम का जन्म कहाँ होता है? फतेहपुर सीकरी में इनका जन्म होता है। तो फतेहपुर सीकरी जो है से विशेष लगाव जो है अकबर का रहा, क्योंकि इसी जो है संत के आशीर्वाद से, इसी संत के पुण्य प्रताप से अकबर को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। अकबर मारा मारा घूमता रहता है क्योंकि उसको जो है पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होती है। और इस संत की आशीर्वाद, देखो शेख सलीम चिश्ती अलग है और शेख जो है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती बिल्कुल अलग है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती तो सल्तनत काल के समय, यानी मोहम्मद गोरी के समय भारत में आए थे। हाँ, सलीम चिश्ती किस संप्रदाय से थे? चिश्ती संप्रदाय से थे, जो मैं पढ़ा चुका हूं। और चिश्ती संप्रदाय की स्थापना भारत में जो इसका मुख्य खानकाह है वो कहाँ है? अजमेर में है। तो ये जो सलीम चिश्ती थे, ये सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से, क्योंकि वहाँ फतेहपुर सीकरी में इनका निवास स्थान था, तो यहाँ पर ही जो है सलीम और मुराद का जन्म होता है। यानी हम कह सकते हैं कि अकबर के दो पुत्र रत्न का जन्म यहाँ होता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका स्थापत्यकार कौन होता है? स्थापत्यकार जो है, स्थापत्यकार, ठीक है। तो स्थापत्यकार कौन होता है दोस्तों? स्थापत्यकार बुहाउद्दीन, ठीक है। बुहाउद्दीन इसका स्थापत्यकार होता है, ठीक है। अब इसमें जो है आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये खास था, ठीक है, अकबर के लिए जगह खास थी। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर दोस्तों आप देखोगे दीवान ए आम, ठीक है, दीवान ए आम और दीवान ए खास, इस जो है फतेहपुर सीकरी के किले में दीवान ए आम, दीवान ए खास का निर्माण करवाता है अकबर। तो दीवान ए आम
और दीवान एक खास का निर्माण करवाता है। दीवान आम क्या होता है? दीवान आम में जो है बादशाह जो है यहाँ न्याय देता था। बादशाह जो है यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं कि अपने आदेश सुनाता था। तो बादशाह यहाँ पर क्या करता था? एक दरबार लगाता था। तो बादशाह का एक तरह का दरबार था, अकबर का दरबार था दीवान आम, जो आयताकार जो है आयताकार श्रेणी में बना हुआ था, आयताकार रूप में बना हुआ था। तो आयताकार रूप में बना हुआ था। तो दीवान आम हम कह सकते हैं एक तरह का क्या था? दीवान आम, जहां से बादशाह जो है अपने न्याय सुनाता था और जहां से बादशाह जो है अपना दरबार लगाता था। तो यहां पर एक तरह का जो है बादशाह क्या करता था? दरबार लगाता था, न्याय सुनाता था। तो दीवान आम इसमें जो है फतेहपुर सीकरी के किले में दीवान आम का निर्माण होता है। दीवान खास, क्योंकि खास तो था ही फतेहपुर सीकरी, ठीक है, क्योंकि ये शेख सलीम चिश्ती की जगह थी। यहीं पर जो है इनके ही आशीर्वाद से, जो मैं आपको कह चुका हूं कि सलीम और मुराद का जन्म होता है। तो दीवान खास, ये खास यानी कि ये जो है यहां पर बादशाह अपने खास लोगों से मिलता था, ठीक है, अपने प्रियजनों से मिलता था, घनिष्ठ लोगों से मिलता था बादशाह। और यहां पर जो है अकबर का इसी दीवान खास में इबादत खाना था। क्या था? इबादत खाना था। तो इबादत जो है इबादत खाना था यहाँ पर। और यहीं पर इबादत खाना यानी इबादत करना यानी प्रार्थना करना, प्रार्थना, पूजा अर्चना, ठीक है। तो ये यहाँ पर इबादत खाना था और कुछ खास जनों की महफिल थी दीवान खास। अब यहाँ पर जो है इसी फतेहपुर सीकरी में जो हम कहेंगे कि दोस्तों, जी हाँ मेरे दोस्तों, जोधाबाई का महल था। क्या था? जोधाबाई का महल। और ये सबसे बड़ा जो है भवन था। इस पूरे फतेहपुर सीकरी किले का सबसे बड़ा भवन था। तो ये सबसे बड़ा भवन था, जी हाँ मेरे दोस्तों, तो ये सबसे बड़ा भवन था। जोधाबाई का महल था, मरियम उज़्ज़मानी का महल, ठीक है, मरियम उज़्ज़मानी का महल, ठीक है। ये मरियम उज़्ज़मानी कौन थी? भारमल की पुत्री थी, बिल्कुल, आमेर के राजा भारमल की पुत्री हरकुबाई यानी कि मरियम उज़्ज़मानी का महल। तो मरियम उज़्ज़मानी कौन थी? अकबर ने इसको क्या नाम दिया? हरकुबाई को, जो भारमल की जो है क्या थी? भारमल की पुत्री थी, जिसका नाम था हरकुबाई। और इसी ने अकबर को जो है नाम क्या दिया था? मरियम उज़्ज़मानी नाम दिया था। तो मरियम उज़्ज़मानी अकबर ने इनको नाम दिया था। और मरियम उज़्ज़मानी तो हम कहेंगे कि इसमें जो है हम ये कह सकते हैं कि ये इसमें चित्रशाला थी। और इसी चित्रशाला का जो है हम कहते हैं कि औरंगजेब इस चित्रशाला को पुतवा देता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे हिंदू देवी देवताओं के और बहुत सारे अलग अलग चित्र बने हुए थे। तो इस चित्रों को जो है बेसिकली कौन पुतवा देता है? औरंगजेब पुतवा देता है, क्योंकि औरंगजेब क्या मानता है? ये इस्लाम के विरुद्ध मानता है, ठीक है। तो औरंगजेब यहां पर जो एक चित्रशाला होती है, चित्रशाला को कौन पुतवाता है? चित्रशाला को पुतवाता है औरंगजेब, ठीक है। तो औरंगजेब जो है ये यहां पर जो है चित्रशाला थी उसको पुतवाता है। जोधाबाई का महल, तुर्की सुल्ताना का महल, तुर्की सुल्ताना का महल। तो तुर्की सुल्ताना का जो महल होता है, सुल्ताना का महल, यहां पर एक और महल होता है जिसका नाम होता है तुर्की सुल्ताना का महल। और इसी महल को क्या बोला है? पर्सी ब्राउन, एक जो इतिहासकार है, पर्सी ब्राउन ने बोला है कि ये जो है ये महल ये मुगल स्थापत्य कला का रत्न है। तो पर्सी ब्राउन क्या कहते हैं इस महल के लिए? तो पर्सी ब्राउन ये कहते हैं, पर्सी ब्राउन, ठीक है, ये कहते हैं मुगल स्थापत्य कला का, मुगल स्थापत्य कला का रत्न। तो मुगल स्थापत्य कला का रत्न माना है किसको? किसने माना है? पर्सी ब्राउन ने इसी जो है तुर्की सुल्ताना का महल। यहां पर है बीरबल का महल, ठीक है, यहां पर किसका महल है?
बीरबल का महल भी है। जी हाँ मेरे दोस्तों, बीरबल का महल भी है यहाँ पर, ठीक है। तो बीरबल का महल भी है और एक है यानी कि पंचमहल भी है यहाँ पर, पंचमहल। तो पंचमहल और ये पंचमहल ऐसे बना हुआ है, पांच जो है हम कह सकते हैं कि पांच मंजिला की इमारत है। तो 5 मंजिला की इमारत और लास्ट वाली मंजिल पर जो है गुंबद बना हुआ है। तो ये एक तरह का हम कह सकते हैं पिरामिड शैली में बना हुआ है। किस शैली में बना हुआ है? पिरामिड शैली में बना हुआ है। जो पिरामिड शैली को हम कह सकते हैं बौद्ध स्तूप, या फिर ये कहीं से कहीं ना कहीं बौद्ध जो है स्थापत्य कला या बौद्ध स्तूप जो है, बौद्ध स्तूपों का प्रभाव इस पे पंचमहल में देखने को मिलता है। तो हम कहेंगे कि पंचमहल जो है वो किस शैली में बना हुआ है? पिरामिड शैली में बना हुआ है। कौन सी शैली में? पिरामिड शैली में, पिरामिड शैली में। तो ये पिरामिड शैली में बना हुआ है, ठीक है। तो ये आपने देखा कि दीवाने आम, दीवाने खास, इबादत खाना, जोधाबाई का महल, ठीक है, सबसे बड़ा भवन, ठीक है। इस तरह की हमने यहां पर बात की। बाकी की बात हम जो है आगे वाली क्लास में करेंगे।